नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश महासमर में बात होगी लोकसभा चुनाव को लेकर। दरअसल 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम पार्टी के वरिष्ठ लीडर चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। बीजेपी के सहयोगी दल भी चुनावी रण में खूब पसीना बहा रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से रोकने के लिए बने इंडिया गठबंधन के घटक दल अभी यूपी में पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हुए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जरूर जिलों का दौरा करने के साथ ही चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। शुक्रवार को अखिलेश यादव पीलीभीत से सपा उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, लेकिन अभी भी सबको उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों की जोड़ी की संयुक्त रैली का इंतजार है। दावों के मुताबिक जल्द ही राहुल और अखिलेश संयुक्त रैली कर सकते हैं। दरअसल दिल्ली का रास्ता तय करने वाले उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को है और इस चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें समेत कुल 8 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें बिजनौर, कैराना, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नगीना, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर सीट शामिल हैं, जिसमें से कई सीट पर बीजेपी और सपा की अंदरूनी कलह को नुकसान पहुंच सकती है। हालांकि बीजेपी बहुत हद तक डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट संजीव बालियान के पक्ष में जनसभा करके स्थिति को संभालने की कोशिश की है, जबकि सपा ने अभी तक मुरादाबाद सीट से उम्मीदवार रुचि वीरा के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया है। एसटी हसन ने सपा कैंडिडेट के पक्ष में चुनाव प्रचार करने की बात कही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को मेरठ में जनसभा करके चुनावी शंखनाद कर दिया। तो कुल मिलाकर पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर पूरा सियासी समीकरण आपको समझाएंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे और एक बेहद खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको रामपुर लेकर चलते हैं। वहां से बीजेपी की तरफ से घनश्याम लोधी, सपा की तरफ से मुहिबुल्ला नदवी और बसपा की तरफ से जीशान खान चुनावी मैदान में है। टक्कर कांटे की है और बताया जा रहा है कि जमीनी हालात क्या है। संवाददाता फहीम खान की यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। रामपुर में सियासी बिसात बीत चुकी है। रामपुर के अंदर 3 मुख्य मुकाबले के प्रत्याशी हैं, जिसमें सांसद घनश्याम लोधी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं मौलाना मोहिबुल्ला नदवी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने एक युवा जीशान खां को प्रत्याशी बनाकर मुकाबले को तिरकोड़ भी किया है और दिलचस्प भी किया है। तो वहीं 3 निर्दलीयों में जो सबसे मशहूर प्रत्याशी हैं वो है महमूद पिराचा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। मैं अगर रामपुर जिले के समीकरण की बात करूं तो यहाँ 50-50 के लगभग मुस्लिम और हिंदू का रेशियो निकल के आता है। 17,29,000 मतदाता यहाँ फैसला करेंगे अपने सांसद का, और ये आजम खां का गढ़ कहलाया जाता है रामपुर, और आजम खां की कार्यस्थली और जन्म स्थली भी कहा जाता है। लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मौलाना मोहिदुल्ला नदवी को जिस तरह से उतारने के बाद आजम खां को चुनौती दी है और उनको उनके वर्चस्व को खत्म करने की एक प्रयास किया है, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान साबित हो रहा है। और इसी वजह से सीधा फायदा इसका भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी को हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो हालात हैं, जो समीकरण हैं, वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए हालांकि जी तो मेहनत तो कर रहे हैं प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के भी और बहुजन समाज पार्टी के भी, लेकिन उनको टक्कर देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस वक्त समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है वो किसी भी स्टार प्रचारक को लेके फील्ड में नहीं उतरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक उतारने के बाद बाजी मार ली है और अब वो बढ़त बनाए हुए है। इंडिया न्यूज के लिए फहीम खान, रामपुर। बात मुरादाबाद की करें तो यहां से बीजेपी की तरफ से सर्वेश सिंह, समाजवादी पार्टी की तरफ से रुचि वीरा और बीएसपी की तरफ से इरफान सैफी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है?
देखिए संवाददाता शहनवाज इलियास की खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और पहले चरण का चुनाव मुरादाबाद में 19 अप्रैल में है और तीन पार्टियां प्रमुख तौर से यहाँ मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। हालांकि समाजवादी पार्टी में जो घमासान हुआ था मुरादाबाद से डॉक्टर एस.टी. हसन, जो अपने आप में पहले से यहाँ सांसद रहे थे और जो उनके साथ खेला हुआ था, रुचि वीरा को टिकट मिल चुका है और अब रुचि वीरा मैदान में समाजवादी पार्टी के टिकट पे कन्वेंसिंग कर रही है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ से कुंवर सर्वे सिंह को टिकट हुआ है और देखने वाली बात यह है कि है और एस.टी. हसन साहब ने साफ कह दिया है कि मैं रुचि वीरा के लिए कन्वेंसिंग नहीं करूंगा। वहीं पे ही जो इरफान सैफी है, जो बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार है, उनका कहना यह है कि एस.टी. हसन का टिकट कटने के बाद कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ छल हुआ है। हालांकि ये एक तरीके से एक अपने पाले में लाने वाली बात हो रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो इरफान सैफी है वो चाहते हैं कि जो एस.टी. हसन का मुस्लिम वोट बैंक है उनका टिकट कटने के बाद से वो वोट बैंक उनको मिल जाए और फायदा हो। वहीं कहीं ना कहीं रुचि वीरा जो है चाहती है कि जो वैश्य समाज, ब्राह्मण जो समाज है, ठाकुर जो वोट है, जो हिंदू वोट बैंक है, जो जिसके बिहाफ पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अपने आप को मजबूत कैंडिडेट के तौर पे कुंवर सर्वे सिंह को सोचती है कि जीत उनकी यहाँ से मिल जाए। रुचि वीरा चाहती है कि किसी न किसी तरीके से हिंदू वोट बैंक में उनका सेन लग जाए और जो बीजेपी को है, जो फायदा जो हिंदू वोट बैंक बीजेपी को मिला है वो उनको मिल जाए। कहीं ना कहीं यहाँ पे त्रिशंकु माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं लोकसभा मुरादाबाद 6 की, तो यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट और हिंदू कैंडिडेट लगभग 50-50% का रेशियो है। 50% में मुस्लिम बहुमूल्य वोटर आता है, 50% में ठाकुर आता है। कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी अब चुनाव में किस तरफ माहौल जाता है। अनिरुद्ध अरोड़ा। मुजफ्फरनगर में बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सपा की तरफ से हरेंद्र मलिक और बीएसपी की तरफ से दारा सिंह प्रजापति चुनावी मैदान में है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन सियासी माहौल क्या कहता है, देखिए सहयोगी धर्मेंद्र की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट का नाम है, नंबर है, उसकी अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से संजीव बालियान को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उससे हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया गया है। तीसरा बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा ने दारा सिंह पर दांव खेला है। अब समीकरण की अगर बात की जाए तो समीकरण को लेकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से संजीव बालियान मैदान में है। वहीं हरेंद्र मलिक अपना किस्मत आजमा रहे हैं। सपा का बसपा से जो कैंडिडेट है वो मेरठ से आते हैं और बसपा के जनाधार के आधार पर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी से आते हैं, लेकिन वो भी एक अपने आप में साधारण और कद्दावर नेता मुजफ्फरनगर सीट से माने जाते हैं। वहीं संजीव बालियान की अगर बात करे जाए तो लगातार 2 बार सांसद मुजफ्फरनगर विधानसभा लोकसभा सीट से वो हैं और लगातार राज्य मंत्री का भी दर्जा प्राप्त उनको है। यही समीकरण है। समीकरण का जो वोटों का अगर ध्रुवीकरण होता है तो उसमें मुस्लिम और दलित वोटों का अगर ध्रुवीकरण होता है तो संजीव बालियान को फायदा होगा। अगर ध्रुवीकरण नहीं होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान की संभावना है। इंडिया न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र कुमार। तो महासमर में आज हम चर्चा करेंगे, सभी पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, किसके, कौन से नेता, समझेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। के विश्वदेव राय वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर राजीव शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजीव शर्मा जी मैं आपसे करना चाहता हूं। देखिए, एक राजनीति में एक बहुत चर्चित बयान हो जाता है, सभी अपने अपने नेताओं के लिए कहते हैं कि सभी पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन यहां सवाल उठता है किसके टक्कर में कौन नहीं है? कांग्रेस के नहीं है, बीजेपी के नहीं है, सपा के नहीं है। क्या आप देख रहे हैं राजनीतिक माहौल? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन ये इलाकों में चुनाव होने जा रहा है, संसदीय क्षेत्र में चुनाव होने को जा रहा है, सौरभ जी, यहाँ पहले से सारी चीजें तय हैं। आप देखिए कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की कई रैलियां हो चुकी हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की रैली हो चुकी है, वहां अब दूसरे लोग निकल के आ रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव अब निकल करके आ रहे हैं और कांग्रेस का भी कुछ पता नहीं है, और मायावती की भी एक आध रैली लगी हुई है।
तो अगर प्रचार के दृष्टिकोण से देखें तो बीजेपी वहां बाजी मार चुकी है। अब रह जाता है कि पहले चरण के जब मतदान होगा तब क्या हो। बीजेपी ने इस बार जितने भी प्रत्याशी उतारे हैं बहुत सोच समझ करके उतारे हैं और ग्राउंड लेवल पर जिनका काम है उन लोगों को उतारा है जी। और इसके अलावा पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है, चाहे वो पीलीभीत हो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो, बिजनौर हो, नगीना हो, ये जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं इन पर बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क किया। दूसरी चीज यह है कि रामपुर और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से खेल किया है अपने प्रत्याशियों के साथ ही, इससे जो मुस्लिम वोटर्स था वो पूरी तरीके से इस समय समाजवादी पार्टी से नाराज है। अब उनमें से कितने ऐसे वोटर्स हैं कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे ये अलग बात है, लेकिन इस समय बहुत तिफरका फैला हुआ है समाजवादी पार्टी के वोट। बिल्कुल ठीक है। अब आप सवाल ठीक है, के विश्वदेव राव जी, पहले चरण का आप किस तरीके से चुनाव देखते हैं? उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में यूपी में 8 चरणों की जो 8 सीटों पर जो हाई प्रोफाइल सीट है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी फाइट करेगी? जाट लैंड में बीजेपी का वर्चस्व पहले से मजबूत हुआ या बीजेपी को और संघर्ष करने की जरूरत है? क्या सोचते हैं आप? सौरभ भाई, यहाँ जो चुनाव पे चर्चा हो रही है इसमें आपके रिपोर्टरों ने जो रपट पेश करी है वो बड़ी विस्तृत तौर पे है। उसके आगे हम लोग जो चर्चा करना है वो सहारनपुर में जो अभी मसला उठा बीजेपी के लिए जो सरदर्द बन गया है फिलहाल में, वो क्षत्रियों का आंदोलन, जहां आप समझ लीजिए बिना किसी धन बल, बिना किसी प्रलोभन के वो लोग खुद इकट्ठा हुए थे। वो गुजरात के काबीना मंत्री हैं केंद्र सरकार में रूपाला के बयान के ऊपर, उस वजह से बीजेपी मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, सबको वहां दौरे लगाने पड़े। यहाँ तक कि आईटी मिनिस्टर हमारे जो अनुराग ठाकुर है उनको भी वहां उनका दौरा भी होना है इसी बीच। कल मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में एक रैली करी, वहां पर उन्होंने बहुत ही विस्तृत तौर पे क्षत्रियों के बारे में बातें करी। उन्होंने यहाँ तक एक बात कही कि हम यहाँ जो भी आएगा दंगा करेगा या जो भी उपद्रव करेगा उसको हम उल्टा लटका के हम छौंका लगा देंगे, यहाँ तक की बात कही। तो वहाँ ध्रुवीकरण का पूरा ही मायाजाल हो चुका है, लेकिन वहाँ सहारनपुर और इस पूरे क्षेत्र में क्षत्रियों का जो रैली ठीक है। प्रमोद जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है प्रमोद जी, मेरा सवाल आपसे कि 19 अप्रैल को यूपी में 8 लोकसभा सीटों पर ये जो चुनाव हो रहे हैं, मुरादाबाद, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट ये जो है, तो आपको क्या लगता है फाइट आप किस तरीके से देखते हैं? आपका क्या विश्लेषण है? सौरभ जी, देखिए इस बार बड़ी कांटे की टक्कर होगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप एक एक सीट को उठा के देख लें तो मुजफ्फरनगर में वहाँ संगीत सोम, अभी जैसा कि राव साहब ने कहा, उन्होंने कहा वहाँ क्षत्रिय बुरी तरीके से नाराज हैं और उसका एक इफेक्ट निश्चित रूप से वहाँ पड़ेगा। संगीत सोम को ले लीजिए, वो बिल्कुल इस समय पल्ला झाड़े हुए हैं, हालांकि दिखावे के लिए वो बात अलग कह रहे हैं। तो बालियान के सामने एक बड़ी चुनौती है और उनके मुकाबिल जो है वो हरिंदर चौधरी खड़े हुए जो कमजोर प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के नहीं हैं। देखिए इन सारी चीजों, अगर आप 19 में देखें तो 19 में कुल 3 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी में। इन अगर 8 चुनाव को देख लें, इसमें से 5 सीटें विपक्ष के पास थी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है हाँ आपकी, लेकिन ये जरूर है कि मुरादाबाद और रामपुर में जो आजम खान ने वहां पर रायता फैलाया है, उसकी वजह से जरूर ये हो सकता है कि रामपुर और मुरादाबाद में गठबंधन को नुकसान हो जाए। लेकिन अगर आप मेरठ में ले ले तो मेरठ में भी अभी बीजेपी के जो गोविल साहब हैं वो अभी वो टेम्पो नहीं बना पाए हैं। बाकी मायावती जी जो हैं वो पूरी तरीके से लगी हुई, वो वोट काटती हैं, उसका कितना नुकसान होगा उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी को भी है, इनको भी है, तो देखने की बात होगी। लेकिन मुकाबला बहुत कांटे का है। बिल्कुल। मनीष अग्रवाल जी, आप क्या सोचते हैं कि जैसा कि प्रमोद जी कह रहे हैं कि मुकाबला बहुत कांटे हो रहा है, और एक बात इन्होंने कहा कि मेरठ सीट की जिक्र किया, अरुण गोविल जो कि लोगों के जहन में एक राम की छवि है, तो क्या आपको लगता है कि राम ने जो टीवी पर छवि बनाई थी मेरठ की जनता भी उसी तरीके से देख रही है या कुछ रियल और रियल लाइफ में थोड़ी अंतर जरूर है? देखिए, मेरठ के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने यूपी में और इंडिया में प्रचार का आगाज वहीं से करा है। 14 में भी वहीं से करा था, 19 में भी वहीं से करा था।
तो ये माना जाता है कि मेरठ में थोड़ी स्थिति भाजपा की बेहतर होगी। हम्म। बाकी जैसे अभी पंकज जी कह रहे थे, 8 में से 3 सीटें भाजपा जीती थी, 5 विपक्ष जीता था। लेकिन विपक्ष के समीकरण में इस बार फर्क है। पहले अखिलेश और मायावती जी एक साथ चुनाव लड़े थे, तो ये जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण है, ये काफी हद तक रुक गया था, कंसोलिडेट हो गए थे। लेकिन इस बार अखिलेश और मायावती जी जो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके से हम कैंडिडेट्स देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है ध्रुवीकरण थोड़ा बढ़ेगा। हाँ। और इसका फायदा मुझे लगता है भाजपा को मिलना चाहिए, क्योंकि जब ये वोट बटेगा तो जो दूसरे वर्ग का वोट कंसोलिडेट होता है वो भाजपा के पक्ष में आएगा। जैसे अभी राव साहब जिक्र कर रहे थे राजपूत वोटों की, तो उसके लिए कल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने वहां महाराणा प्रताप का इसीलिए जिक्र करा था, क्योंकि उस सेंटिमेंट को भाजपा समझ रही है और उसको किसी तरीके से कूल डाउन करने की कोशिश कर रही है कि राजपूत वोटों का, वहां पे क्षत्रिय वोटों का इस तरीके से ध्रुवीकरण विपक्ष के फेवर में ना हो। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि भाजपा थोड़ा सा अपर हैंड होगी, क्योंकि इस बार अखिलेश और मायावती जी अलग अलग लड़ रहे हैं और वो लोग जिन वोटों के लिए लड़ते हैं वो वोट इस बार बिखरेंगे और उससे थोड़ा सा बीजेपी का वोट कंसोलिडेट। ठीक। राजू शर्मा जी, दो लड़कों की जोड़ी उतनी एक्टिव अभी नजर नहीं आ रही है जितना उम्मीद किया जा रहा था। क्या कम एक्टिव होने की वजह से इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? अगर पहले चरण पे हम बात करेंगे, हम इसी पे फोकस्ड रहेंगे। देखिए सौरभ जी, दो लड़कों की जोड़ी तो पहले ही टूट चुकी है और आप देखिए अभी होली का समारोह था उसमें नहीं पहुंचे। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो जनमानस पर बहुत गहरा असर छोड़ रहे हैं। और जहां तक अभी हमारे जो पहले साथियों ने जिक्र किया है कि राजपूत वोट कटेगा या राजपूत वोट का असर पड़ेगा, देखिए ऐसा है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर प्रत्याशियों का चयन किया था तो निश्चित रूप से इस बात की चर्चा हुई होगी कि यहाँ पर हमें विरोध झेलना पड़ सकता है, तो उसकी रणनीति भी बनाई गई होगी। और जहां सवाल आता है राजपूतों का, तो देखिए एक राजनाथ सिंह तो बड़े नेता नहीं है, दूसरी चीज ये है कि मुख्यमंत्री भले से ही सन्यासी हो गए हैं लेकिन वो भी क्षत्रिय हैं, जनजाति वो क्षत्रिय हैं, इस बात का असर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि थोड़ा बहुत तो विरोध हर जगह देखने में मिलता है। कई कुछ जगह कोई पंचायत हुई है, महापंचायत हुई है, ये विरोध उनका ठीक है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध के बाद अगर वो किसी दूसरे को वोट देने जाएंगे ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता है। जहां तक मैं गया हूँ मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, जहां मैंने देखा है तो लोग इस बात से तो कहते हैं कि हाँ साहब बीके सिंह का टिकट काट दिया और हम राजपूतों की उपेक्षा की जा रही है, क्षत्रियों की उपेक्षा की जा रही है। लेकिन जब उनसे पूछा जाए शांत होकर, अरे भाई अगर नहीं है तो वोट किसे दोगे, तो फिर कहते हैं किसे देंगे, तो मतलब होता है कि वोट तो बीजेपी को ही देना। जी के विश्वदेव राव जी, अभी जैसा कि प्रमोद जी कह रहे थे, रामपुर में आजम खान ने रायता फैलाया। क्या आजम खान ने रायता फैलाया, दूसरा कोई तो नहीं समेट ले जाएगा, रायता साफ कर जाए और अपना काम बना ले, कहीं कमल तो नहीं खिला देगा? सौरभ भाई, रायता तो फैल चुका है, अब वही रामपुर में ही नहीं फैला है, ये तो मुरादाबाद में भी फैल गया है। दिक्कत तो ये हो गई है, एक सीट की मांग होती तो समझ लिया जाता है, अब यहाँ तो दूसरी सीट पे भी चला गया है। मुरादाबाद में रुचि वीरा खड़ा कर दिया, स्टेशन काट दिया, बेचारा जीता है कैंडिडेट, वो पिछली बार जीता, उसका टिकट काट दिया आपने बैठे बिठाए। और रामपुर में तो हम लोगों ने ये देखा था 5-5 कैंडिडेट चले गए थे समाजवादी पार्टी के नामांकन करने, तो हास्यास्पद स्थिति हो गई। वहां जनता भी समझ रही है और कहीं ना कहीं वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। मैं आप आदरणीय मनीष भाई और प्रमोद जी की एक बात से जोड़ना चाहूंगा कि ये जो ठाकुर क्षत्रिय वोट का जो चर्चा हो रही है यहाँ देखिए, संगीत सोम ने एक विरोधाभासी बात बिल्कुल कह दी थी, ऑन कैमरा कह दी कि संजीव बालियान मुझसे कद में बहुत छोटे हैं, वो आए मुझसे मिलने तब मैं बात करूंगा। संगीत सोम वहां वर्चस्व रखते हैं। एक फोटो बहुत वायरल हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां समझौता करने के लिए, जब उनकी रैली हुई थी अभी 4 दिन पहले, तो उन्होंने सुरेश राणा जो वहां प्रभाव रखते हैं उस क्षेत्र में, उनको अपने पास बुला के बात भी करी थी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजीव भाई ने एक बात सही कही कि ठाकुर जाएगा तो जाएगा कहाँ वोट करने, लेकिन अगर वो एब्सटेन कर गया या उसने कहीं कुछ और कर दिया तो आप समझिए वो टक्कर, जैसे प्रमोद जी बोल रहे थे, टक्कर की स्थिति आ गई कि कश्ती तो अच्छी चल रही थी बीजेपी की, लेकिन रुकावटें आ गई, तो ये स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल। प्रमोद जी, एक सवाल मेरा आपसे कि 8 लोकसभा सीटों पे जो पहले चरण में वोटिंग होनी है, आप समझाइए, सिर्फ बीजेपी की हम बात नहीं कर रहे हैं, सभी पार्टियों के सामने चैलेंज क्या, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो, इन
पार्टियों के सामने चुनौती क्या है? अंततोगत्वा जनता को ही फाइनल करना है, जनता को डिसाइड करना है। जनता का क्या मूड लग रहा है आपको? देखिए सौरभ जी, अब कोई मुद्दे या उसके आधार पर चुनाव नहीं होते, अब सारे जातिगत समीकरण हैं। जैसा विश्वदीप ने कहा और मैं भी उस बात से सहमत हूं कि ये जातिगत समीकरण जब बिगड़ते हैं तो चुनाव जो है वो पटरी से उतर जाता है। अब दूसरी चीज ले लीजिए कि जयंत चौधरी और इनका जो कॉम्बिनेशन बना या गठबंधन हुआ, 2 रैलियों में जयंत चौधरी वहां गए नहीं, उसका एक फर्क पड़ेगा कहीं ना कहीं। जिसे 14 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल की थी, घट गई, उसके बाद 19 में आके 3 पर सिमट गई। ये निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने जो जैसा कि पहले कहा कि मतलब पीलीभीत में अगर आप देख लें तो वरुण गांधी को टिकट न देने से दूसरे, जहां तक छत्रियों की बात है तो आप देख लीजिए कि चाहे धनंजय सिंह वो नाराज हैं, राजा भैया वो नाराज हैं, उधर से बीके सिंह की टिकट काट दी गई है। तो राजस्थान में जिस ढंग से वहाँ छत्रियों के लिए उसको लेके बवाल हुआ, और जितना कि अभी विश्वदीप ने कहा ना कि वहाँ अपने संसाधनों से सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक बड़ी पंचायत की और उन्होंने बीजेपी के विरोध की बात कही। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होगी। जहां बीजेपी के साथ ये माइनस पॉइंट है, वहीं अगर आप आ जाइए तो मुरादाबाद और रामपुर में जो है वह निश्चित रूप से अगर आप देखें तो मैंने जो कहा कि उन्होंने रायता फैला रखा है आजम खान साहब ने, एसटी हसन सांसद थे, वो चूंकि उनकी व्यक्तिगत नाराजगी थी, उन्होंने कहा इनको टिकट न दिया जाए, उन्होंने बात को रखते हुए वहां उन्होंने रुचिवीरा को दे दिया। ठीक है, यहाँ आ जाइए तो यहाँ फिर उनको इस बात पर भी उनको नाराजगी थी। तो ये 2 सीटें इंडिया गठबंधन के लिए फंसी हुई हैं, बाकी सीटों पर वहां नाराजगी। दूसरे किसानों का भी वो रोल क्या रहेगा, जो किसान सरकार से नाराज है वो क्या रोल निभाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत आसान किसी के लिए बिल्कुल नहीं है। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे पीलीभीत की अभी बात कर रहे थे प्रमोद जी, अभी वरुण गांधी को जब टिकट नहीं मिला उसके बाद उन्होंने एक पत्र लिख दिया, बड़ा इमोशनल पत्र वहां की जनता को लिखा। क्या उस इमोशनल पत्र का भी कोई असर पड़ने वाला है या इस चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है? देखिए, ऐसी चीजें होती रहती हैं, जिन कैंडिडेट्स का टिकट कटता है उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो अपनी विचारधारा लेके आना चाहती है, जैसे 14 या 19 में चुनाव हुआ था, थोड़ा सा जातिगत के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती है। जैसे प्रधानमंत्री इस बार करप्शन के नैरेटिव पे चुनाव लड़ना चाहते, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना सक्सेसफुल होता है, क्योंकि पुराने चुनावों में हमें ऐसा दिखा है कि भाजपा इन मुद्दों को ओवरकम करने में सक्सेसफुल रही है, तभी उसे इतना बड़ा जनादेश और बहुमत मिलता आ रहा है। अगर वापस भारत की राजनीति में ये छोटे छोटे मुद्दे फिर आने लगेंगे तो बड़ी चीजों करने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी नैरेटिव लेके चल रहे हैं और जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, ये रिजल्ट भाजपा के फेवर में ही आना चाहिए और भारत को इस राजनीति से ऊपर उठ के और चीजों के बारे में भी सोचना। राजू शर्मा जी, मेरा फाइनल कमेंट ये आपका होगा, आप ओवरऑल सभी पार्टियों को एक बार टच करते हुए फाइनल कमेंट दीजिएगा। बीजेपी के अलावा सभी जितनी सियासी पार्टियां, क्या आपको लगता है कि कैसा इस बार इन 8 सीटों पर मुकाबला होने वाला है? देखिए, पहले चरण के जो उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर मुकाबला हो रहा है, सौरभ जी, प्रमोद जी कुछ कहें या राव साहब कुछ कहें, मेरा अभी तक मानना है, जहां तक मैं यहाँ घूमा हूँ, यहाँ पर विरोध थोड़ा बहुत जरूर है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पक्ष में कहीं ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में कुछ लहर दिखाई, कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई दिया है। ना रामपुर है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, नगीना है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, यहाँ ऐसे भी कुछ नहीं। हाँ, मेरठ में थोड़ा सा जरूर दिखाई दिया कि अरुण गोविल को लेकर कुछ लोगों के पास रिजर्वेशन था, लेकिन फिर भी उनके सामने अगर इंडिया गठबंधन ने कुछ मजबूत किया होता तो लगता था शायद यह उन्हें झेलना पड़ता कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का भी कुछ ज्यादा जोर नहीं है, ना ही इंडिया गठबंधन का है। तो बीजेपी के मुकाबले को सबसे ज्यादा जो मुकाबले में उतर सकता था वो इंडिया गठबंधन था। इंडिया गठबंधन ने बिल्कुल। राजू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, के विशुदेव राव जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब पहले चरण में महासमर में आज हमने विस्तार से चर्चा की 8 सीटों में उत्तर प्रदेश में ये जो चुनाव होगा 19 अप्रैल को ईवीएम के बटन दबेंगे। जनता अब ये सोचकर मूड बनाकर बैठी है किसको वोट देना है, ये तो जनता को तय करना है। आप वोट जरूर कीजिएगा, ये वोट देना आपका अधिकार है, आप जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं। महासमर में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।